तो मैं क्या बता रहा था, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। तो इसको हम सिंपली टाइप्स ऑफ टर्म्स के बेसिस पर देख लेते हैं। किसके बेसिस पे? टाइप्स ऑफ टर्म्स। तो जो टर्म्स हैं वो दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड करता है इसका टाइप्स। पहला वेरिएबल और दूसरा एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। अब आप मन में आ रहा होगा सर ये एक्सपोनेंट किस बला का नाम है या नहीं है? एक्सपोनेंट का दूसरा नाम क्या है? पावर भी बोलते हैं हम एक्सपोनेंट को, ठीक है। या फिर एग्जांपल के लिए मैं लिख दूं 2 to the power 5, तो ये क्या हो गया हमारा एक्सपोनेंट और ये क्या हो गया हमारा बेस, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? तो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल पावर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टर्म्स डिपेंड करता है वेरिएबल के ऊपर और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल के ऊपर। किसी भी टर्म में कांस्टेंट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे? वेरिएबल से और वेरिएबल के एक्सपोनेंट से, सिर्फ एक्सपोनेंट से नहीं। अगर मैं लिख दूं 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो मुझे कांस्टेंट के एक्सपोनेंट से कोई मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? वेरिएबल के एक्सपोनेंट से, ठीक है। अगर ये दोनों सेम होंगे तो कहलाएगा लाइक टर्म। क्या कहलाएगा? लाइक टर्म। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर और 5x स्क्वायर, दोनों के पास देखो, इसके पास वेरिएबल क्या है और इसके पास वेरिएबल क्या है? यहां पास x का मतलब जो वेरिएबल है उसका पावर या एक्सपोनेंट क्या है? 2, और यहां वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है? तो दोनों ही एक्सपोनेंट आपस में इक्वल है और दोनों ही वेरिएबल भी आपस में, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लाइक टर्म। समझ में आ रहा है? और दोनों में से अगर कुछ एक भी अलग हुआ तो वो क्या कहलाएगा? अनलाइक टर्म। दोनों में से कुछ एक भी अलग हुआ, दोनों अलग हुआ तो पक्का अनलाइक है, लेकिन दोनों में से अगर एक भी अलग हुआ तो क्या होगा? अनलाइक टर्म। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर और 5x क्यूब, दोनों का वेरिएबल सेम है लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएगा? अनलाइक टर्म। समझ में आ रहा है? अगर मैं ऐसा लिख दूं 2x क्यूब और 5y क्यूब, देखो एक्सपोनेंट सेम है लेकिन वेरिएबल तो क्या कहलाएगा? अनलाइक टर्म। अगर मैं लिख दूं 2x स्क्वायर 5y क्यूब, वेरिएबल अलग अलग, वेरिएबल का एक्सपोनेंट अलग अलग, क्या कहलाएगा? अनलाइक टर्म। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, दिक्कत है? कोई हाँ बोला क्या? ध्यान दो। अच्छा, अगर मैं लिख दूं 2 स्क्वायर एक्स एंड 3x स्क्वायर, दोनों का वेरिएबल सेम है, दोनों का एक्सपोनेंट भी सेम है। एक सेकेंड, हाँ नहीं, कौन कौन हाँ बोल रहा है सेम है? कौन कौन बोल रहा है एक्सपोनेंट सेम है? कौन कौन बोल रहा नहीं है? ठीक है, समझ में आ गया ना? यहां जो एक्सपोनेंट है वो किसका है और यहां जो एक्सपोनेंट है वो किसका है? तो हम वेरिएबल के एक्सपोनेंट को कांस्टेंट के एक्सपोनेंट से कंपेयर नहीं करेंगे। क्या करेंगे? मतलब वेरिएबल के एक्सपोनेंट को वेरिएबल के एक्सपोनेंट से कंपेयर करेंगे। अच्छा सर यहां तो एक्सपोनेंट है ही नहीं, मतलब जीरो है? जीरो है नहीं, 1 है। अगर लिखा हुआ नहीं है मतलब 1 है, तो यहां पास x का एक्सपोनेंट 1 और यहां पास x का एक्सपोनेंट 2, तो लाइक टर्म होगा अनलाइक टर्म होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? लाइक टर्म अनलाइक टर्म समझ में आ गया है? पक्का? मिस्टर रोहित, सब बढ़िया सर? कोई तकलीफ? बहुत सारा है ऐसा, क्लास में बताने वाला है पर्सनल में? पर्सनल में? बाप रे बाप, क्या क्या कर रहे हो सर? चलो ठीक है, ध्यान दो इधर। तो हम लोग टाइप्स ऑफ टर्म्स पढ़ लिए हैं, अब आप लोग टर्म्स काउंट कर लोगे, है ना? बहुत इजी सा चीज है सर, पिछले साल भी करवाए थे, 10th वाले बोल रहे होंगे ऐसा। ठीक है, देखो 3x स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 8 प्लस 9y टू द पावर 7 प्लस
7x प्लस 3x 9x स्क्वायर प्लस 8 टू द पावर 7x। कितने टर्म्स है? एक सेकंड, तू आंसर दे दिया, तू भी आंसर दे दिया। 5 है। मैं जिसको बोलूंगा वही आंसर देगा। पहले काउंट कर लो, जिस जिसका आंसर आ जाएगा बता देना, हाथ उठा देना। मतलब आ गया आंसर? ठीक ठीक, आ गया है। ठीक है, आ गया है। ठीक, नन्ही आंसर आया? गुड गुड, आया आंसर? काउंट ही तो करना है। आ गया आंसर? बता साहिल क्या आया? 5 आया। मैडम 6। हाँ हाँ, काउंट करना नहीं आता, 1 2 3 4 गिनना नहीं आ रहा है, क्या बोलूं मैं। बोल भाई। 5 6 5। ये क्या होता है भाई? ये क्या हो रहा है? 5। मैडम 10 कौन बोल रहे हैं? 5 सर, 5 मेरे हिसाब से 4 है क्या? ये और ये एक ही टर्म है, ये और ये एक ही टर्म है, दोनों का वेरिएबल सेम है, और यहां वेरिएबल का पावर और यहां वेरिएबल का पावर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो टोटल 2 टर्म हो गए अभी तक, ये क्या तीसरा और ये चौथा, तो टोटल कितने टर्म हो गए? 4 टर्म हो गए। कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? अब आप लोगों को मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों है ना, कि क्यों हम लाइक टर्म्स को एक ही टर्म काउंट करते हैं। मतलब अगर एक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स हैं तो हम उसको एक ही टर्म क्यों काउंट करते हैं, अलग अलग काउंट क्यों नहीं करते हैं? तो कोई आंसर देना चाहोगे 9th से 10th में जो भी आया है? बोल बोल। हाँ, क्योंकि क्या बात है भाई। चलो बेटा, क्योंकि जो मतलब लाइक टर्म्स होते हैं वो आपस में कंबाइन हो सकते हैं, आपस में ऐड हो सकते हैं, और एक ही क्वेश्चन का अलग अलग आंसर तो नहीं होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 3x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12x स्क्वायर, 5x टू द पावर 8, 9y टू द पावर 7, 7x टू द पावर 1 और 8 टू द पावर 7, तो मैं इसको लिख सकता हूं 7 प्लस 8 टू द पावर 7 x प्लस, हाँ ठीक है या नहीं है? कोई दिक्कत है इसमें? अब यहां से देखा जाए तो क्लियरली 4 टर्म दिख रहा है मेरे को, ठीक है, और यहां मैं 6 टर्म नहीं बोल सकता, फिर एक ही क्वेश्चन है ना, 2 अलग अलग आंसर इसके पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लाइक टर्म्स को एक ही टर्म काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपस में ऐड हो सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? अब क्वेश्चन होगा मन में कि सर कैसे मान लें हम कि लाइक टर्म्स ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकता है, अनलाइक टर्म नहीं हो सकता है? चलो कोई ना, ये भी देख लेते हैं। देखो, अगर मैं ये बोलूं कि ज्यादा बेटर रहेगा ये बोलना कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स आपस में मतलब लाइक टर्म्स आपस में कंबाइन हो सकता है, लेकिन अनलाइक टर्म्स आपस में कंबाइन नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐड या सब्सट्रैक्ट बोलना मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है ध्यान दो। 7x स्क्वायर है प्लस 5x स्क्वायर। अच्छा, कभी भी क्या आप लोग अननोन वैल्यूज को ऐड कर पाओगे? नहीं, आप लोग सिर्फ नोन वैल्यूज को ऐड कर सकते हो, है या नहीं है? कहने का मतलब हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं लेकिन वेरिएबल्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहां पास अगर मैं चाहूं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कन्वर्स यूज करके एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, 7 प्लस 5 बचेगा। 7 प्लस 5 क्या होगा? 12 इंटू एक्स स्क्वायर, 12x स्क्वायर। दिख रहा है? ये लाइक टर्म है, कंबाइन हो गया। ठीक, अगर मैं ऐसा ले लूं 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, तो दोनों में से मैक्सिमम मैं एक्स स्क्वायर ही बाहर निकाल सकता हूं, 7x प्लस 5 बचेगा। अब ये कंबाइन हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास वेरिएबल है, और वेरिएबल को हम ऐड नहीं कर सकते, वेरिएबल को हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए अनलाइक टर्म कंबाइन नहीं होता है, इसीलिए हम उसे अलग अलग काउंट करते हैं। और लाइक टर्म्स क्या हो जाता है? कंबाइन हो जाता है, इसीलिए हम उसे
एक ही बार काउंट करेंगे। समझ में आ रहा है? बोलिए सर। हाँ, कैसे? 2x लिखता है तो उसमें तो x थोड़ी ऐड कर रहा है, उसके सामने जो कांस्टेंट 1 यूज हो रहा है, x प्लस एक्स मतलब 1x प्लस 1x, x कांस्टेंट बाहर, सॉरी x बाहर, दोनों टर्म में कॉमन है, तो ऐड क्या हो रहा है बेसिकली, x के सामने जो कांस्टेंट है 1 प्लस 1 वो ऐड हो रहा है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? तुम सबके सब घर जाओगे, घर जाने के बाद घर में नोटबुक चेक करेंगे, एकदम खाली कोरा पेपर लेके आए थे, कोरा पेपर लेके जाओगे, घर वाले बोलेंगे पैसा बर्बाद, कुछ पढ़ा लिखा रहे हैं नहीं, 1 घंटा बैठा करके घर भेज देते हैं। 2 घंटा, अरे 2 घंटा देख रहे हो, लिख लिया कर भाई। ये सर का बढ़िया है, बैग लेके आया है? अच्छा, आज लेके आया है, चलो कोई ना, आगे देखते हैं क्या समझा रहा था मैं। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कंबाइन क्यों होते हैं और क्यों नहीं होते हैं, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब एक सिंपल सी चीज देखो, कुछ और बेसिक सी चीज देखते हैं। जैसे मान लो कि आप लोग कोई एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हो, क्या सॉल्व कर रहे हो, कोई एक्सप्रेशन सॉल्व किया और कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, और आपने आंसर लिखा 7x⁸ प्लस 5x² प्लस 9x⁵ प्लस 3x³ प्लस 5। ठीक है, आपने एक्सप्रेशन सॉल्व किया, उस एक्सप्रेशन को आपने कहीं भी कोई भी सॉल्यूशन मिस्टेक नहीं किया है, कोई भी न्यूमेरिकल मिस्टेक, साइन मिस्टेक, जितने भी टाइप के एरर्स होते हैं वो नहीं किया, और उसके बाद आपका ये आंसर आया, आपने इसको यहां लिखकर छोड़ के आ गए। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका नहीं है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल एक बात, सिंपल सी बात है कि क्या एग्जांपल लूं मैं, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल जाने के लिए आप लोग एक यूनिफॉर्म यूज करते हो, है या नहीं है? है ना? अब ये वर्ड वैसे तो इम्प्रॉपर है, मेरे को बोलना चाहिए ड्रेस यूज करते हो। आप लोग क्या करते हो, एक ड्रेस यूज करते हो। इस ड्रेस के 2 रीजंस हैं, मतलब सबके ड्रेसेस सेम होते हैं, सबके ड्रेसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर सेम होता है तो हम उसे, इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म ड्रेस बोल सकते हो आप, सबका एक जैसा ड्रेस। तो इसका 2 यूज है, एक तो एडवर्टाइजमेंट, एक तो क्या यूज है, एडवर्टाइजमेंट। दूसरा जो यूज है वो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक स्कूल में अलग अलग फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स जाते हैं, है या नहीं है? अगर यूनिफॉर्म या ड्रेस नहीं होगा तो जो बंदा रिच फैमिली का होगा वो महंगे महंगे कपड़े पहन के आएगा, है या नहीं है? और जो जिनके मतलब पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर पाएंगे वो बच्चा क्या करेगा, नॉर्मल ड्रेस पहन के आएगा। बाकी टीचर्स क्या सोचेंगे या टीचर्स के मन में क्या भावना आएगा उसको एक साइड रख देते हैं। बच्चों के मन में क्या भावना आएगा, जो बच्चा कोट पैंट में नहीं आया है, नॉर्मल टी शर्ट पैंट में आ गया है, उसको कोट पैंट वाले को देखकर थोड़ा सा इनकन्वीनियंस फील होगा, थोड़ा सा इन्फेरिटी फील होगा, या फिर ऐसा लगेगा जैसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, नर्वसनेस फील होगा। उसको आंसर पता भी होगा लेकिन दूसरा जो कोट पैंट पहना है वो आंसर दे रहा है तो वो कुछ बोलेगा ही नहीं बेचारा, चुपचाप बैठे रहेगा, है या नहीं है? तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किए हैं, एक स्टैंडर्ड ला दिए हैं स्कूल में कि सारे स्कूल का अपना खुद का क्या होना चाहिए, ड्रेस होना चाहिए। इससे क्या होगा, सारे बच्चे एक टाइप के कपड़े पहन के आएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, स्कूल का एक स्टैंडर्ड हो गया। क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, है नहीं है? सबके फैमिली का अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है, या फिर इंसान भी अपना अपना स्टैंडर्ड फिक्स करके रखा है या नहीं है? दिन में सोना है, रात में जगना है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, करते होगे कई लोग, है ना? हाँ, चैटिंग वैटिंग फुल, अबे पढ़ लो, समझ में आया? चलो देखो इधर तो आप लोगों को भी अपना एक स्टैंडर्ड होगा जो फॉलो करना पड़ता होगा, है या नहीं है? ठीक है,
तो वैसे ही एक्सप्रेशन को लिखने का भी एक क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। वो स्टैंडर्ड क्या है कि आपका जो वेरिएबल होता है, आपका जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल should be arranged in increasing order। आ रहा है समझ में? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग नहीं यार, डिक्रीजिंग, सॉरी, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा ना, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका एक्सपोनेंट सबसे बड़ा है वो वाला टर्म लिखेंगे, फिर उससे छोटा, तो ये वाला साइन प्लस का, और फिर ये वाला टर्म 9x⁵ है ना। ऐसा नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि जैसे घर से आप लोग यहाँ आए हो तो अपना चेहरा छोड़ दिए, रास्ते में जिसका चेहरा पाया उसका चेहरा उठा के आ गए हो? नहीं ना। तो कोई भी चीज अपने सामने जो चेहरा है उसका, उसको लेके जाएगा, दूसरे का चेहरा यूज नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, -9x⁵ क्या? नहीं, मैं वो चेहरा वाला बात समझाने के लिए बिठा दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, +3x³ फिर 5x², फिर 5, मतलब समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे ही एक एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे पहले टर्म को क्या बोलेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन में? याद रखना, जो स्टैंडर्ड के हिसाब से अरेंज्ड है, हम उस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं? जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अरेंज्ड है, उन एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले अरेंज कर लो। अरेंज करने के बाद जो सबसे पहला टर्म है उसे बोलते हैं लीडिंग टर्म। उसे क्या बोलते हैं? लीडिंग टर्म, ठीक है। अच्छा, आप देखो, कई सारी चीज को इंग्लिश में पढ़ना आसान रहता है और कई सारी चीजों को हिंदी में पढ़ना आसान रहता है। तो एक इंग्लिश में टर्म है कोएफिशिएंट, एक इंग्लिश में टर्म है कोएफिशिएंट। वैसे तो अगर इसका डेफिनेशन बताऊं तो आप लोग इंग्लिश में भी समझ जाओगे, पर कोई बात नहीं, मैं हिंदी में बता रहा, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक। मेरे को स्पेलिंग हो सकता है या स्पेलिंग मिस्टेक हो, ठीक है। यहाँ पर कोएफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणांक। गुणांक को आप दो तरीके, मतलब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, गुना और अंक। मतलब जो अंक, गुना मतलब मल्टीप्लाई में है, उसे हम क्या बोल सकते हैं? कोएफिशिएंट या गुणांक बोल सकते हैं। तो यहां पास 7x⁸ में कौन सा अंक, मतलब कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है? 7। तो 7 क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट। यहां -9x⁵ का कोएफिशिएंट क्या है? -9 साइन के साथ। +3x³ का कोएफिशिएंट क्या है? +3। समझ में आ रहा है? अब जो लीडिंग टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है वो कहलाता है लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या कहलाता है? लीडिंग कोएफिशिएंट। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? लीडिंग टर्म का वेरिएबल का पावर जो होता है उसको बोलते हैं डिग्री। उसको क्या बोलते हैं? डिग्री। और अगर मैं सिंपल भाषा के यूज करके बोलूं तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर अरेंज करते हैं तो सबसे ज्यादा पावर वाले को सबसे पहले लिखते हैं। तो लीडिंग टर्म का जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा उसे हम डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया? पक्का? बोलिए सर। किस में दो टर्म है? 7x⁸। देख, मैं क्या बताया था कि जो टर्म होता है उसको हम डिफरेंशिएट प्लस या माइनस के साइन से करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखा 7x और 7 + x, तो यहां 7x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये एक सिंगल टर्म है। क्यों? क्योंकि अगर बीच में प्लस का साइन हो
या माइनस का साइन हो तो ही हम उसे अलग अलग टर्म काउंट करेंगे, नहीं तो वो एक ही टर्म काउंट होगा। जैसे 7x लिख दिया या फिर 7/x लिख दिया। कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत है क्या? समझ में आया? पक्का? डिग्री समझ में आया? बहुत यूज है इसका। अच्छा, टर्म्स का भी बहुत यूज है आगे। लीडिंग टर्म क्लियर है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्लियर है, और इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ दो टर्म कैसे है? ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म। देखना भाई, वेरिएबल सबका सेम है लेकिन वेरिएबल का पावर अलग अलग है ना। पावर अलग अलग है तो अनलाइक टर्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन है तो पूछ। ठीक है, समझ में आया? और किसी को कोई दिक्कत? पक्का? निकाल दो इसको। ठीक है, तो ये हो गया है आप लोगों का पॉलिनोमियल के बेसिक्स पार्ट। बेसिक्स पार्ट्स में से मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि आज आप लोगों को मैं जो भी पढ़ाया हूँ, ठीक है, उसमें से ये मान लो कि 90% चीजें आप लोगों की बुक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करो तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आएंगे भी नहीं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में इनमें से किसी एक कॉन्सेप्ट में मन किया तो क्वेश्चन दे दिए टीचर्स, लेकिन हो सकता है वो भी ना दे, क्योंकि क्लास 9-10 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे सकते हैं। ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर कोई एक्सप्रेशन दे दिया, बोला कि भाई बताओ लीडिंग टर्म कौन सा है, ठीक है, ये सब चीजें एकदम बेसिक चीजें हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, ना आने के चांसेस 95% है। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि क्या चीज आपके एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दो चीजों से फर्क पड़ता है। पहला है टाइम, पहला क्या है? टाइम, और टाइम के अकॉर्डिंग सिलेबस। टाइम के अकॉर्डिंग सिलेबस। तो हम अपना सिलेबस काफी पहले से स्टार्ट किए हैं, है या नहीं है? तो हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है, तो हम वो टॉपिक्स पढ़ सकते हैं जो टॉपिक्स, मतलब वो टॉपिक्स के वो बेसिक्स भी पढ़ सकते हैं जो बेसिक्स एग्जाम में नहीं आने वाले। आ रहा है समझ में? ठीक, तो आज का क्लास एकदम ज्यादा इंट्रोडक्टिव है। कहने का मतलब, हाँ, इंट्रोडक्शन मतलब हो सकता है कि 99% चांसेस है कि आज जो पढ़ाया हूं उसमें से 99% टॉपिक्स क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछे। डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन क्लास 9th वालों को पूछ सकते हैं, 10th वालों को तो नहीं पूछेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग क्लास में भी देखा कि ये टर्म्स, मतलब यहाँ पास कितने टर्म्स हैं, उसमें कंफ्यूजन था बच्चों को। तो वही चीज है कि आप लोगों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एग्जाम्स में छोटे छोटे मिस्टेक्स जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उसमें पॉलिनोमियल्स के ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आपके कोर्स बुक में दिया होगा, मेंशन तो पक्का होगा। आ रहा है समझ में? तो कोशिश करो कि रेगुलरली क्लास आ सको। जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो क्लास आओ। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है, कुछ भी चीज? पक्का?